उस दिन मानसूनी हवाएं भयानक रूप से गरज रही थी। उस भयानक बारिश में एक कार सड़क के किनारे रुकती है, जिसमें से निकलती है मीरा। मीरा को इस बारिश की कोई परवाह नहीं थी। गाड़ी से निकलते ही वहाँ खड़े दो कांस्टेबल उसे सैल्यूट करते हैं। इंस्पेक्टर मीरा ने उस दिन हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। शायद वो घर से किसी काम के लिए निकली थी। मीरा मध्यम ऊंचाई और सुगठित शरीर वाली एक तेज बुद्धि युक्त लड़की थी। उसकी आंखें गहरे चॉकलेट की तरह थी, जिन्हें काजल की हल्की रेखाएं उसे और भी आकर्षक बना रही थी। उसकी हेयर स्टाइल बहुत ही सिंपल थी। उस बरसाती रात में गली के किनारे स्ट्रीट लैंप के नीचे एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसका नाम अशोक कपूर था। उम्र तकरीबन 50 से 55 होगा। अशोक कपूर एक खतरनाक कला संग्राहक था, जो अपनी क्रूर व्यापारिक नीति और अमूल्य मुगल मिनिएचर्स के संग्रह के लिए फेमस था। अशोक कपूर का लिबास उस दुख भरी दृश्य के बिल्कुल विपरीत था। उसने भारतीय राजघराने की किसी राजा की तरह एक केसर या सिल्क का कुर्ता पहना था, जिसका चमकदार रंग मानसूनी बारिश से काफी फीका हो गया था। एक शानदार सफेद पगड़ी जिसमें सोने की कढ़ाई की गई थी, वो उसके सिर से अलग होकर पास में ही पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी राजा का मुकुट उससे छीन लिया गया हो। कपूर के हाथ में एक मोटा सोने का चेन और एक रूपे की अंगूठी थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ था इसके हाथ में। मीरा कपूर के लाश के पास झुककर अच्छे से देख रही थी। उसकी नज़र कपूर के हाथ में पड़ी। कपूर ने बहुत ही जोर से कुछ जकड़ा हुआ था अपने हाथ में। मीरा ने उसकी मुट्ठी खोलकर देखा तो इसमें एक कार्ड था, हुक्म की रानी, और इसमें से एक खास तरह की चमेली के फूल की निशानी थी। मीरा ने कार्ड पकड़ा और कांस्टेबल से सड़क का सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहा। कोरेगांव चौपाटी पुलिस स्टेशन पर लौटकर मीरा ने पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की समीक्षा। बार बार उसने उन सब फुटेजेस को देखा, मगर किसी ने कैमरे को खराब कर दिया था। घटना के समय का कोई भी रिकॉर्डिंग उसमें नहीं था। मीरा के पास अब एक ही लीड था, हुक्म की रानी। अचानक फॉरेंसिक टीम का फोन आया। कार्ड पर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, लेकिन एक दुर्लभ चमेली के फूल का निशान था, जो मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक एकल निर्जन खेत में से उगता था। मीरा को पहचान का एक धुंधला अंदाजा हुआ। उस खेत की मालकिन थी रानी पद्मावती, जो कि अशोक कपूर की तगड़ी कंपटीटर थी। उन्हें भी आर्ट कलेक्शन का बहुत ही शौक था, जिनका कपूर के साथ दिन दहाड़े एक मुगल मिनिएचर के लिए बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था, और उस दिन से दोनों बहुत ही बड़े दुश्मन बन गए। मीरा तुरंत रानी से मिलने के लिए निकल पड़ी। रानी पद्मावती की विशाल हवेली हिलती हुई खजूर के पेड़ों के बीच बसा हुआ शांति का एक आदर्श स्थल था। रानी खुद 26 के दशक में एक महिला शाही ठाट बाट के साथ खड़ी थी। उनके चारों ओर चमेली के फूलों की बहार थी। उनके लंबे घने बालों में एक सफेद चमेली का फूल सजा हुआ था। वह एक गहरे शाही नीले रंग का चमकदार सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसके कपड़े सोने के धागों से बुने हुए थे। साड़ी में उनकी सुडौल शरीर बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उनका व्यक्तित्व कपूर के व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत था। रानी पद्मावती ने शान से मुड़कर देखा। उनकी नजर में मीरा को आंकते हुए जिज्ञासा और अधिकार दोनों झलक रहे थे। इंस्पेक्टर, आप अपने दलबल के साथ मेरे इस साधारण से निवास पर क्यों आई हैं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में विनम्र उदासीनता झलक रही थी। मीरा ने अपना कार्ड बढ़ाया, जिसके किनारे उसकी पकड़ से थोड़े से सिकुड़े हुए थे। ये हमें घटनास्थल पर मिला था महारानी। कार्ड लेते समय रानी की आंखें कुछ देर के लिए चमकी। बच्चों का खेल है, बिना शक कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मीरा ने दृढ़ता से कहा। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं महारानी साहिबा, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। रानी पद्मावती को अरेस्ट करने के बाद रानी के समर्थकों ने शहर में हंगामा खड़ा कर दिया। यहाँ मीरा को भी मन ही मन कुछ लगता था कि इस सीधा सा लगने वाले मर्डर केस के पीछे कोई और है। उसने घटनास्थल की आसपास की सभी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मंगवाया। जब मीरा ने गौर से देखा तो उसने पाया कि एक आदमी सर्विलेंस कैमरा को छेड़छाड़ कर रहा है। मीरा ने उसका चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ा। वो आदमी कोई और नहीं
बल्कि पुलिस कांस्टेबल रवि कुमार था। यह देखकर मीरा को बहुत ही गुस्सा आया। उनकी भरोसेमंद कांस्टेबल रवि कुमार। रवि शर्मीले स्वभाव का एक युवक था, जिसकी मोटे काले चश्मे के पीछे दयालु भूरी आंखें थी। रवि वही शांत और भरोसेमंद कांस्टेबल जो हर सुबह मीरा की पसंद की एकदम सही चाय बनाता था, वही जिसे मीरा सारे गोपनीय केस की जानकारी देती थी। वो खुद ही इस नाटक का मास्टरमाइंड बन चुका था। रवि, मीरा ने आवाज लगाई। रवि कोने में फाइलें संभाल रहा था। अपने नाम से चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। उसका चेहरा पर बेगुनाही का मुखौटा था। जी मैम, आपको कुछ चाहिए? मीरा ने अपने केबिन की ओर इशारा किया। आओ, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। अपने केबिन के अंदर मीरा ने सीसीटीवी फुटेज को टेबल पर पटक दिया। स्क्रीन पर कैमरे के साथ छेड़छाड़ करता रवि का चित्र टिमटिमा रहा था और रवि का वो बनावटी रूप एकदम सा बदल गया। मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रही हैं मैडम, मीरा ने गुस्से में कहा। बकवास मत करो रवि, तुम पकड़े जा चुके हो। अब चुपचाप बताओ तुमने कपूर को क्यों मारा? रवि हकलाने लगा। उसके माथे पर पसीना जम गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बस पैसों की जरूरत थी। मेरे ऊपर जुए का एक बड़ा कर्ज था। कपूर मुझे बेनकाब करने वाला था। मेरा करियर बर्बाद कर देता। मुझे उसे चुप कराना था। रवि की बातें मीरा को निराश कर दिया। रवि लाचार था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी बेगुनाह को फंसा दे। तुमने सिर्फ फौज को नहीं, बल्कि इस भरोसे को भी धोखा दिया जो मैंने तुम पर रखा था। तुमने न्याय को भी तमाशा बना दिया। हुक्म की रानी मामले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सम्मानित कला संग्रहकर्ता रानी पद्मावती की गिरफ्तारी पर शुरू में जनता का गुस्सा रवि की संलिप्तता सामने आने पर सन्नाटे में बदल गया। मीरा, जिसे एक दोहरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाले अधिकारी के रूप में सराहा गया, खुद को अंदर से खोखला महसूस कर रही थी। न्याय तो मिल गया था। कपूर के हत्यारे को पकड़ लिया गया था, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। हफ्ते सालों में बदल गए। मीरा को किसी गहरे दर्द ने घेर रखा था। एक बेचैनी सी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिरकार मीरा रवि से मिलने जेल पहुंच गई। कैदियों के लिबास में रवि एक बुढ़ा की तरह लग रहा था। उसमें और जवानी का उत्साह नहीं बचा था। मुझे माफ कीजिए मैडम, उसने धीरे से बोला। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने आपको निराश किया। मैंने सबको निराश किया। मीरा ने सिर हिलाया। उसे बहुत दुख हुआ। हम सब गलतियां ही करते हैं रवि, लेकिन कुछ गलतियों की कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। जेल से वापस आके वो सूर्यास्त के लिए मुंबई की सी बीच पर चली। शहर की रोशनी नारंगी और बैंगनी रंगों में आसमान को रंगने लगे थे। मानसून कम हो गया था। पुरानी यादों को भूल के नई जिंदगी स्टार्ट करने का टाइम आ गया था। फिर भी मीरा का एक हिस्सा जानता था कि धोखे के निशान आसानी से मिटेंगे नहीं। हुक्म की रानी का मामला शायद ही उसके दिलो दिमाग से कभी उतरेगा नहीं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।